Hello बच्चों, welcome to this amazing platform of physics वाला. This is Nancy Della and today we will discuss the third lecture of chapter evolution. अभी तक हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं जिसके अंदर हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि किस तरीके से लाइफ का ओरिजिन हुआ. बहुत सारी साइंटिस्ट ने अलग अलग थियरीज दी. सबसे पहले लाइफ का ओरिजिन समझने से पहले हमने ये समझा था कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ. अर्थ का ओरिजिन समझने से पहले हमने ये समझा था कि बिग बैंग थ्योरी ने किस तरीके से यूनिवर्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन किया. ठीक है. और हमने अलग अलग तरीके की थ्योरीज देखी कि किसी साइंटिस्ट ने बोला कि एक सुपर नेचुरल पावर है जिसकी वजह से लाइफ आ गई है धरती पर. किसी ने बोला कि जो लाइफ है वो प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से आई है इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स. किसी ने बोला जो लाइफ है वो नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट हुई है. और किसी ने बोला जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है. ठीक है. सबसे अच्छी जो थ्योरी तब तक मानी गई थी वो थी कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है. लेकिन इस थ्योरी ने अभी भी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया था कि लाइफ कैसे आई. लुईस पास्चर, रेड्डी और स्प्लेंजेनी, इन 3 साइंटिस्ट ने ए बायोजेनेसिस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली डिसअप्रूव किया. इन्होंने बोला जी नहीं, लाइफ नॉन लिविंग मैटर से तो नहीं आई है. ठीक है. जो लाइफ है वो किस तरीके से आई है? लाइफ आई है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से. लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया कि लाइफ का ओरिजिन आया कैसे. हम तो ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं ना कि किस तरीके से लाइफ का ओरिजिन हुआ है. ऑलराइट. तो जो स्पॉन्टेनियस थ्योरी है इसको बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंटली डिसअप्रूव किया इन 3 साइंटिस्ट ने. ठीक है. फिर एक थ्योरी आई ओपरेन एंड हेल्डेन थ्योरी. ओपरेन हेल्डेन थ्योरी ने बहुत अच्छे से बताया कि जो लाइफ है वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से आई है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में इंटरेक्शन हुई है. ठीक है. और इस तरीके से लाइफ का ओरिजिन हुआ है. ओपरेन एंड हेल्डेन थ्योरी जिसको हमने कीमोसिंथेटिक थ्योरी या फिर कीमोजेनेटिक थ्योरी भी बोला था. कीमोजेनेटिक थ्योरी, ओपरेन एंड हेल्डेन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइफ है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के इंटरेक्शन से आई है. और ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे आए हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से. ठीक है. और जो लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है वो वार्म वाटर के अंदर हुआ है इन द प्रिमिटिव ओशन. 3 हमने स्टेप्स बहुत अच्छे से पढ़े थे ओपरेन हेल्डेन थ्योरी के. सबसे पहला था कीमोजेनी, फिर हमने पढ़ा बायोजेनी और फिर हमने पढ़ा कोग्नोजेनी. कीमोजेनी के अंदर हमने पढ़ा कि किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से. फिर हमने पढ़ा बायोजेनी की किस तरीके से सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल बने. और फिर हमने पढ़ा कोग्नोजेनी की जो लाइफ जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल बने उससे किस तरीके से लाइफ आई है. और हमने पढ़ा था ऑक्सीजन रेवोल्यूशन का के बारे में. ठीक है. कि जब ऑक्सीजन रेवोल्यूशन आया, जैसे कि जब साइनोबैक्टीरिया आए, ब्लू ग्रीन एल्गी आई, तो किस तरीके से चेंजेस हुए, ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी थी. ठीक है. ओपरेन हेल्डेन थ्योरी ने ये बताया कि जो लाइफ है वो आपका एक केमिकल एवोल्यूशन से लाइफ आई है. ऑलराइट. लेकिन हम इस बात को किस तरीके से समझे? हम तो नहीं मानेंगे कि इतने साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी. किसी ने बोला प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से लाइफ आई है, किसी ने बोला नॉन लिविंग मैटर से आई है लाइफ. लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट की बातों को नहीं माना गया. लेकिन सबसे जो एक्सेप्टेड जो थ्योरी है फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ वो मानेगी ओपरेन हेल्डेन थ्योरी. अब ये ओपरेन हेल्डेन थ्योरी इस तरीके से क्यों मानी गई? ओपरेन हेल्डेन थ्योरी मानी गई क्योंकि इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था 2 साइंटिस्ट ने जो कि गुरु चेला थे आपस में. मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट ने बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन कर दिया कि जो चीज़ें बोली थी ओपरेन एंड हेल्डेन ने, रशियन और इंग्लैंड साइंटिस्ट ने जो चीज़ें बोली थी वो बिल्कुल सही है. अब मिलर यूरे ने किस तरीके से काम किया? मिलर यूरे ने लैब के अंदर वही कंडीशंस को मतलब मेंटेन किया जो पहले टाइम पर अर्थ एटमॉस्फेयर की थी. ठीक है. जैसे कि अर्थ की मैं बात करूं, जैसे कि टेम्परेचर 800 से 900 डिग्री सेल्सियस था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था. ऐसे ही मिलर यूरे ने एक्सपेरिमेंट में इस तरीके से हाई टेम्परेचर को मेंटेन किया. ठीक है. सुपर हीटेड स्टीम ली और इस तरीके से वाटर कंडेंसर का भी यूज़ किया. क्योंकि आपको पता है जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड करेगा तो टेम्परेचर जो हाई टेम्परेचर था उसको वो कूल होना शुरू हो गया. अब वो कूल होना शुरू हो गया तो हमने वाटर कंडेंसर का यूज़ किया था. मिलर और यूरे ने वाटर कंडेंसर का यूज़ किया था. और फिर कुछ टाइम के
बाद देखा, ऑब्जर्व किया कि अमाइनो एसिड्स उनको मिली, और अमाइनो एसिड्स अगर मिल गई हैं तो उन्होंने भी यही बोला था सबसे पहले, अगर मैं ओप्रेन हेल्डेन की बात करूं कि उन्होंने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले क्या, सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड, और इनके बीच में पॉलीमराइजेशन होगा, तो ऐसे इस तरीके से होती चली गई चीज़ें, और फर्स्ट जो सेल है वो हमें मिली। पहले तो फर्स्ट नॉन सेलुलर मिला, उसके बाद फर्स्ट सेलुलर लाइफ हमें मिली। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं आपको ये याद करने पड़ेंगे बच्चे। देखो, कोई कोई बच्चा कह रहा है कि मैम ये चैप्टर हमें उस तरीके से समझ नहीं आ रहा जिस तरीके से हमें बहुत सारे चैप्टर समझ में है। देखो, ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं एवोल्यूशन के बारे में, ये हम बहुत पहले की बातें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी थियरीज पढ़ेंगे, क्योंकि और सारे चैप्टर्स ऐसे थे जो आपने कभी ना कभी किसी के बारे में आपने सुना होगा। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा कि जी बिल्कुल, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन आपने सुना होगा, हाँ ऐसे ऐसे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में सुना तो आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी हुई थी, है ना। तो लेकिन इस चैप्टर के अंदर ऐसी जो चीज़ें हैं बच्चे कि हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं, हम कहानियाँ पढ़ रहे हैं, हम ऐसे ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हमने कभी सुनी ही नहीं। ठीक है, हमने कभी देखा ही नहीं। ऐसे ही होता है ना, जब आप कोई प्रैक्टिकली कोई चीज़ देख लेते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने देखी ही नहीं होंगी। ऑलराइट, मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट क्या है, ये बहुत पहले की बातें हैं, तो इसको हम सिर्फ स्टोरीज के फॉर्म में ही पढ़ सकते हैं, थ्योरीज के फॉर्म में ही पढ़ सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है थोड़ा सा बच्चे आपको इमेजिन ही करना पड़ेगा कि हाँ इस तरीके से चीज़ें हुई होंगी, इस तरीके से लाइफ आई होगी, इस तरीके से ऑक्सीजन का रेवोल्यूशन हुआ होगा, इस तरीके से पहले फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनी और उसे ओजोन की फॉर्मेशन हुई होगी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर आपने थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, थोड़ी सी चीज़ें रेगुलर पढ़नी पड़ेंगी, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एविडेंसेस के बारे में। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन मतलब कि जो एवोल्यूशन है, यानी कि एवोल्यूशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आज कोई चीज़ है, ठीक है, और कल एक न्यू स्पीशीज बन जाएगी। जी नहीं, बहुत सारे मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है, किसी चीज़ के अंदर कोई भी चेंजेस होने में। तो ऐसा नहीं है कि आज कोई चीज़ है, कोई भी स्पीशीज है, उसके अंदर कल भी कोई न्यू मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। सारी की सारी चीज़ों के अंदर मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे। एवोल्यूशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो अब हम देखेंगे कि हमें कैसे एविडेंसेस मिले कि हम जो हायर जो ऑर्गेनिज्म है वो लोअर ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम के बारे में, 11th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा, जैसे कि पोरीफेरा पढ़ा, सिलेंट्रेटा पढ़ा, टीनोफोरा पढ़ा आपने। ठीक है, टीनोप्लाना के बारे में आपने पढ़ा, प्लाटीहेल्मिन्थिस, कैलमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा के बारे में पढ़ा। तो आपने देखा किस तरीके से चीज़ें इवॉल्व होती गई। तो आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से ये चीज़ें बोल दे कि हाँ जी, हम लोअर ऑर्गेनिज्म से ही इवोल्व हुए हैं, ये हमारे कॉमन एंसेस्टर हैं। हो सकता है हम किसी एप्स और मैन, जो भी मैन है वो एप से ही इवोल्व हुए हैं, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन भी है। तो आज हम बात करेंगे एविडेंसेस के बारे में, कि एवोल्यूशन के एविडेंसेस हमें कहाँ कहाँ से मिले। ऑलराइट, तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। और आज के लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर के अंदर हमें पढ़ेंगे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। बहुत सारे एविडेंसेस हैं, ठीक है। तो चलिए आप अपनी जल्दी से हेडिंग बनाइए, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। और एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एक ही एवोल्यूशन के एविडेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जी नहीं, हम बहुत सारे एविडेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पहले एविडेंस की अगर मैं बात करूं, तो पहला जो एविडेंस होगा बच्चे वो होगा मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। तो जल्दी से आप हेडिंग बनाइए, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। ठीक है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरी बात, दूसरा जो एविडेंस है वो कौन सा होगा? दूसरा एविडेंस होगा बायोकेमिकल एविडेंस। दूसरा होगा बच्चे बायोकेमिकल एविडेंस। जो थर्ड जो एविडेंस है, हम अलग अलग वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो के बारे में अगर हम स्टडी करें तब भी हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं। तो जो थर्ड जो एविडेंस है वो होगा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। जो थर्ड जो एविडेंस है बच्चे वो होगा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। और जो फोर्थ जो एविडेंस है वो है फॉसिल फ्यूल्स।
ठीक है। जो फॉसिल्स के बारे में हम स्टडी करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हम किस तरीके से हम आए हैं, और फॉसिल्स के लिए जो स्टडी करते हैं, फॉसिल्स की स्टडी हम जो करते हैं वो उस स्टडी को हम बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, तो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। और फिफ्थ जो एविडेंस होगा बच्चे, वो हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफिकल एविडेंस। ठीक है, तो इतने सारे हम एविडेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे जो एविडेंस है हमें बताते हैं किस तरीके से जो हायर जो ऑर्गेनिज्म है वो लोअर ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं। 5 टाइप के एविडेंस है: मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, बायोकेमिकल एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, जियोग्राफिकल एविडेंस। ऑलराइट, हम एक एक एविडेंस को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में करने वाले हैं। तो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे चीज़ बन जाती है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी टाइप का है। मतलब एक क्वेश्चन तो आप यहाँ से डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में, कि आपसे कैसे भी पूछ सकते हैं कि एम्ब्रियोलॉजिकल, आप चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आपसे डायरेक्टली ये दे देंगे, चलो ठीक है ये एग्जाम्पल है, आप मुझे ये बताओ कि ये कौन से एविडेंस के अंदर आता है। ठीक है, और अगर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट एक शॉर्ट नोट बनाने को दे सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस के बारे में। तो सबसे पहले एक एक करके हम करेंगे मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, जो मॉर्फोलॉजिकल और जो एनाटॉमिकल एविडेंस है, इसके अंदर हम कौन कौन से एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, आप इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, क्योंकि इसी के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस के अंदर, तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, होमोलोगस ऑर्गन के बारे में। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे होमोलोगस ऑर्गन के बारे में, कि होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एनालोगस ऑर्गन के बारे में कि हैं। ठीक है, ये आपने थोड़ा बहुत सुना भी होगा आपने 10th क्लास में। ठीक है, 10th क्लास में ये चैप्टर पढ़ के आए होगे तो आपने डेफिनेटली सुना होगा एनालोगस ऑर्गन। फिर हम बात करते हैं किसकी, वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में हम बात करेंगे। और जो फोर्थ जो ऑर्गन है बच्चे, जो फोर्थ जो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज एटाविज्म। ठीक है, एटाविज्म बोलो या फिर रिवर्जन बोलो, एक ही बात है। एटाविज्म बोलो या फिर रिवर्जन बोलो। और जो फिफ्थ है इसके अंदर हम पढ़ेंगे कनेक्टिंग लिंक के बारे में। फिफ्थ है वो हम पढ़ेंगे कनेक्टिंग लिंक के बारे में। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और ये सारे के सारे जो ऑर्गन है, होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, एटाविज्म, या फिर आप इसको रिवर्जन भी बोलते हो, या फिर कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आती हैं आपकी मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस के अंदर। किसके अंदर आती है, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस के बारे में। ठीक है, अब हम एक एक करके सबसे पहले तो ये निपटाएंगे कि होमोलोगस ऑर्गन हम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। देखो इन दोनों पे तो डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन के में, कि इन दोनों के बारे में डिफरेंस लिखो। सबसे पहला 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखो ये तो आपको कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हाँ होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन के अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। ठीक है, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन के बीच में क्या डिफरेंस है,
होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन कौन कौन सा टाइप ऑफ एवोल्यूशन शो करते हैं, कौन सा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करेगा, कौन सा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करेगा, और इन दोनों के एग्जाम्पल क्या हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके यहाँ से। अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, होमोलोगस ऑर्गन की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, होमोलोगस ऑर्गन की। कि होमोलोगस, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। होमोलोगस ऑर्गन के बारे में हम बात करेंगे। देखो, होमोलोगस यानी कि सेम, होमो का मतलब होता है सेम, मतलब वो ऑर्गन जिनकी सेम तो स्ट्रक्चर हो। ठीक है, सेम क्या हो बच्चे, स्ट्रक्चर हो। सेम बेसिक स्ट्रक्चर आप यहां पे लिख सकते हो, सेम बेसिक स्ट्रक्चर। मैं यहां पे लिख देती हूँ, नोट्स बहुत अच्छे से आपके बन जाएंगे। सेम बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर सेम हो। ठीक है, दूसरी बात, सेम ओरिजिन हो, ओरिजिन भी क्या हो, सेम हो। और जो थर्ड पॉइंट आएगा इसके अंदर, लेकिन डिफरेंट फंक्शन हो। ठीक है, क्या हो, डिफरेंट फंक्शन। मेरी बात समझ में आई। अब देखो, वो सारे के सारे ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन सेम है, आपको पता है जो जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, जितने भी जो ऑर्गन है, हर एक सारे के सारे जो ऑर्गन है इन्हीं 3 जर्म लेयर से अराइज होंगे। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो। अब ये बात कैसे समझोगे, अब देखो, जस्ट सपोज बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक जगह पर रह रहे थे, अब वो डाइवर्स हो गई, मतलब वो किसी किसी जगह पर चले गए, कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया। यानी कि वो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर गए। तो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर गए तो उनके जो ऑर्गन है वो उन्हीं उसी एनवायरमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो गए, क्योंकि उनको रहना तो वहीं पर था, एनवायरमेंटल कंडीशंस तो वहीं की झेलनी थी। ठीक है, तो कुछ ऑर्गन्स उनके क्या हो गए, मॉडिफाई हो गए, जिस तरीके से वो पर्टिकुलर उस एनवायरमेंट कंडीशन को क्या कर सके, झेल सके, सस्टेन कर सके, अडेप्ट कर सके। तो फंक्शन किस तरीके से डिफरेंट हुआ, मेरी बात समझ में आई। यानी कि कुछ ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक पर्टिकुलर जगह पर रहते थे, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर चले गए। अब डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर चले गए तो उनके जो ऑर्गन है वो मॉडिफाई हो गए। अब उनके ऑर्गन मॉडिफाई हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि उनको एनवायरमेंटल कंडीशन झेलनी थी। अब अगर एनवायरमेंटल कंडीशन झेलनी थी तो इसका मतलब उन ऑर्गन का क्या हो गया, फंक्शन वहां पर जाके डिफरेंट हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू ये वाली चीज समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल, 4 लिम्स ऑफ, ठीक है, ये वाली बात आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं 4 लिम्स ऑफ, किस किस के 4 लिम्स, 4 लिम्स ऑफ मैमल्स। ठीक है, 4 लिम्स ऑफ मैमल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बैट लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने मैन लिख दिया, यहाँ पे मैंने चीता लिख दिया। ऑलराइट, अब देखो, बैट के अंदर जो 4 लिम्स हैं वो किस में हेल्प करेंगे, वो किस में हेल्प करेंगे, वो फ्लाइंग के अंदर। मैन के जो 4 लिम्स है वो किस में हेल्प करेंगे, होल्डिंग के अंदर। हैं तो सारे के सारे मैमल्स, हैं तो सारे के सारे मैमल्स। चीता के जो 4 लिम्स है वो किस में हेल्प करेंगे, रनिंग में हेल्प करेंगे। ऑलराइट, अगर मैं यहाँ पे वेल लिख देती, ठीक है, वेल लिख देती, तो ये किस में हेल्प करते बच्चे, ये किस में हेल्प करते, स्विमिंग के अंदर। ये किसके अंदर हेल्प करते, स्विमिंग के अंदर। तो मेरी बात आपको समझ में आई, स्विमिंग। ठीक है, ये किस में हेल्प करेंगे बच्चे, ये हेल्प करेंगे स्विमिंग। तो इसका मतलब है इनका हैबिटेट अलग हो गया। जैसे बैट है, ठीक है, बैट को तोड़ना था, ठीक है, यानी कि उसका हैबिटेट अलग हो गया। मैंने इसको टेरिस्ट्रियल पे रहना था, चीता को भागना था। ऑलराइट, और वेल को पानी के अंदर रहना था क्योंकि एक्वाटिक है, तो इसका मतलब उसमें उसके जो 4 लिम्स है वो किस में मॉडिफाई हो गए, स्विमिंग, यानी कि स्विमिंग में वो अब हेल्प करने लगे। मेरी बात समझ में आई। हैं तो सारे के सारे मैमल्स, इनका ओरिजिन तो सेम है, हैं तो सारे के सारे मैमल्स, इनका ओरिजिन तो सेम है, लेकिन अब ये अलग अलग इनका फंक्शन हो गया। तो यहीं पर क्या मैंने लिखा कि इनकी बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम होगी, इनका ओरिजिन भी सेम होगा, लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट हो गया। किसी
अंदर जो फोर लिम्स है वो फ्लाइंग के अंदर काम आ रहे हैं, किसी के अंदर फोर लिम्स होल्डिंग के अंदर काम आ रहे हैं, किसी के फोर लिम्स रनिंग के अंदर काम आ रहे हैं, किसी के फोर लिम्स स्विमिंग के अंदर काम आ रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात यहाँ पे समझ में आई? यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? होमोलोगस ऑर्गन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट रिप्रेजेंट कॉमन एंसेस्ट्री। इट रिप्रेजेंट कॉमन एंसेस्ट्री। ये कॉमन एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। और ये कौन सा टाइप का एवोल्यूशन शो करता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया है। ये शो करता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ये कैसा शो करता है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया यहाँ से? मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग हैबिटेट के अंदर डाइवर्स हो गए, ठीक है। और ड्यू टू अलग अलग एडेप्टिव नीड्स, इनके जो फंक्शन है, इनके ऑर्गन्स के फंक्शन है, वो भी क्या हो गए? डिफरेंट हो गए, ठीक है। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को कौन शो करता है? होमोलोगस ऑर्गन। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट रिप्रेजेंट द कॉमन एंसेस्ट्री। होमोलोगस ऑर्गन रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन एंसेस्ट्री को, और ये शो करते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। यानी कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में लिखूं तो डेफिनेशन के अंदर आप क्या लिखोगे? सेम स्ट्रक्चर्स diverge along different lines due to adaptive needs. Due to adaptive needs. मेरी बात समझ में आ गई? ये क्या शो करेंगे? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अब यहीं पर मैं एग्जाम्पल्स की बात याद कर लेती हूँ। यहीं पर मैं आपको एग्जाम्पल्स के बारे में बता देती हूँ, जो आपको एग्जाम्पल्स याद करने। तो सबसे पहले है पहला एग्जाम्पल, ठीक। पहला एग्जाम्पल क्या है? फोर लिम्स ऑफ मैमल्स, ठीक है। फोर लिम्स ऑफ मैमल, यानी कि अगर मैं बात करूं, ये मैंने एग्जाम्पल आपको समझा दिया है। बैट हो गया, मैन हो, चीता हो गया या फिर वेल हो गए, इन सब के क्या हो गए? फंक्शन डिफरेंट हो गए। सेकंड अगर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर किसकी बात करूं? इंसेक्ट के अंदर कॉकरोच की बात करूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कॉकरोच की बात करूं और अगर मैं यहाँ पे मस्कीटो की बात करूं, तो कॉकरोच के अंदर जो माउथ है वो किसके कैसे होते हैं बच्चे? माउथ पार्ट्स उसके बाइटिंग एंड चिविंग टाइप के होते हैं, ठीक है। और अगर मैं मस्कीटो की बात करूं तो इसके कैसे होंगे बच्चे? सकिंग एंड पियर्सिंग टाइप के, ठीक है। कैसे होंगे? सकिंग एंड पियर्सिंग टाइप के यहाँ पर होंगे। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि हाँ, इसका ओरिजिन तो सेम है लेकिन इनके फंक्शन क्या हो जाएंगे? अलग अलग। थर्ड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, हार्ट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स। हार्ट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनका हार्ट और ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, तो वो क्या है? सेम है। लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया, इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो क्या होती गई? बढ़ती गई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हार्ट की बात करूं, जो आप बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन 11 चैप्टर के अंदर भी पढ़ के आए होंगे, फिशेस के अंदर कितने चैम्बर हार्ट होता है? 2 चैम्बर हार्ट, ठीक है। फिशेस के अंदर 2 चैम्बर हार्ट, एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर हार्ट, क्रोकोडाइल्स के अंदर 4 चैम्बर हार्ट, मैमल्स के अंदर, रेप्टाइल बर्ड्स के अंदर, मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है। रेप्टाइल्स के अंदर एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स 3 चैम्बर हार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल, जो ऑर्गन्स की कॉम्प्लेक्सिटी थी वो क्या होती गई? बढ़ती चली गई, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल है। अब देखो, थोर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ क्यूकुरबिटा। अब इनका ओरिजिन क्या है? सेम है। अगर मैं बात करूं थोर्न ऑफ बोगनविलिया की, तो ये क्या है बच्चे? एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड का क्या है? मॉडिफिकेशन। जो थोर्न है, थोर्न किसमें करेगा बच्चे? प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। किसमें हेल्प करेगा? प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। अगर मैं टेंड्रिल ऑफ क्यूकुरबिटा की बात करूं तो टेंड्रिल भी क्या है? एक्सिलरी बर्ड ही है, ठीक है।
टेंड्रिल क्या है, एक्सिलरी बर्ड ही है, इसकी मॉडिफिकेशन ही है, लेकिन यहाँ पर जो टेंड्रिल है वो किस में हेल्प करेगी बच्चे, क्लाइंबिंग में हेल्प करेगी। किस में हेल्प करेगी, क्लाइंबिंग में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ओरिजिन तो सेम है, दोनों ही एक्सिलरी बर्ड है। यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई हो गई है थॉर्न के अंदर, बोगनविलिया के अंदर, जहां पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन अगर मैं टेंड्रिल ऑफ क्यूकरबीटा की बात करूं तो यहाँ पर जो एक्सिलरी बर्ड है वो टेंड्रिल के अंदर मॉडिफाई हो गई है, और टेंड्रिल किस में हेल्प करता है, क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फाइलोक्लेड ऑफ एपन्शिया एंड स्टेम ऑफ अदर प्लांट, तो फाइलोक्लेड ऑफ एपन्शिया यानी कि ये भी क्या है बच्चे, स्टेम है, लेकिन जो एपन्शिया यानी कि जो डेजर्ट में मिलता है, यहाँ पर ये किसके अंदर मॉडिफाई हो गया है, स्टेम, लीफ के अंदर मॉडिफाई हो गया है, और ये क्या कर रहा है बच्चे, फोटोसिंथेसिस। क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस। लेकिन वैसे तो अगर मैं बात करूं है तो स्टेम ही, लेकिन ये अब क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसका काम है, लीफ का काम है। अगर मैं दूसरे स्टेम के बात करूं तो दूसरे जो प्लांट के जो स्टेम है वो किस में हेल्प करते हैं बच्चे, सपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो मेरी बात समझ में आई। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल थे आपके, ठीक है, 5 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको लिखवाए हैं। ठीक है, 5 एग्जाम्पल्स हैं, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, होमोलोगस ऑर्गन के। 5 एग्जाम्पल्स किसके हैं, ये होमोलोगस ऑर्गन के। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। तो होमोलोगस ऑर्गन क्या है, जिनकी स्ट्रक्चर सेम है, ओरिजिन सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, ये कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स थे वो अलग अलग हैबिटेट के अंदर डाइवर्ज हो गए, तो इसके अकॉर्डिंग ही उनके जो ऑर्गन है वो मॉडिफाई हो गए, क्योंकि उनको उन एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर रहना था। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ये आपको लिखवा दिए हैं। तो ये सारे के सारा यहाँ पर आपको एक चीज खत्म हो गई है, दैट इज होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, क्या खत्म हो गया है, होमोलोगस ऑर्गन यहाँ पर आपका खत्म हो गया है। ऑल राइट, चलो अब हम किसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। हमने मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस के अंदर लिखा था होमोलोगस ऑर्गन, और सेकंड क्या लिखा था हमने, एनालॉगस ऑर्गन। तो चलिए हम एनालॉगस ऑर्गन की यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, अब देखो एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन क्या होंगे बच्चे, एनालॉगस ऑर्गन, अब होमोलोगस ऑर्गन का ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। ये क्या हो जाएगा, होमोलोगस ऑर्गन का ऑपोजिट, यानी कि यहां पर ओरिजिन डिफरेंट। एनालॉगस ऑर्गन क्या होंगे बच्चे, ओरिजिन यहाँ पर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी क्या होगी बच्चे, डिफरेंट होगी। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, लेकिन हाँ वहां पर फंक्शन क्या था, डिफरेंट था। यहाँ पर एनालॉगस ऑर्गन के अंदर फंक्शन क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर एनालॉगस ऑर्गन के अंदर क्या होगा, फंक्शन सेम होगा। ठीक है, वो कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते थे, डज नॉट शो कॉमन एंसेस्ट्री, ये आप उसमें भी लिख सकते हो, डज नॉट शो कॉमन एंसेस्ट्री, आप उसमें भी लिख सकते हो, ये किसके अंदर, डिफरेंस के फॉर्म, डज नॉट शो कॉमन एंसेस्ट्री। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चे, ये रिप्रेजेंट करेगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को ये रिप्रेजेंट करेगा। किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को, देखिए, मतलब अलग अलग स्पीशीज थी, ठीक है, उनका ओरिजिन क्या था, अलग अलग था, उनका जो स्ट्रक्चर थी वो भी अलग अलग थी, लेकिन अब वो सेम हैबिटेट के अंदर चले गए। किसके अंदर चले गए, वो सेम हैबिटेट के अंदर अब वो चले गए। अब वो सेम हैबिटेट के अंदर चले गए तो इसका मतलब क्या है, उनके जो ऑर्गन्स हैं वो किसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो गए, उस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर मॉडिफाई हो गए, और इस तरीके से उनका फंक्शन क्या हो गया बच्चे, सेम। और ये रिप्रेजेंट नहीं करता कॉमन एंसेस्ट्री को, क्यों, क्योंकि सेम स्पीशीज इधर उधर थोड़ी गई है, अलग अलग स्पीशीज आके एक जगह क्या हो गई है, यहाँ पर एक जगह यहाँ पर क्या हो गई है बच्चे, आपकी इकट्ठा हो गई है, एनवायरमेंटल कंडीशन है एक हो गई है, जिसकी वजह से ये क्या शो करेगा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करेगा। ऑलराइट, और यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स। अब देखो किस तरीके से अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो यहाँ पे देखो विंग्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की जो विंग्स है
बर्ड्स के विंग्स के अंदर क्या होगा, मतलब बोनी स्ट्रक्चर होगी, यानी कि वही कार्पल मेटाकार्पल सारी की सारी अरेंजमेंट्स होंगी। अगर मैं इंसेक्ट्स की, अगर मैं विंग्स की बात करूँ तो आपने ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़ा था। तो इंसेक्ट्स के अंदर क्या होगा, जैसे कॉकरोच ही ले लो तो काइटिनस उसके अंदर क्या होगी, विंग्स होगी, यानी कि इनका ओरिजिन तो अलग है लेकिन दोनों ही विंग्स किस में हेल्प करेंगी बच्चे, दोनों ही विंग्स किस में हेल्प कर रही हैं, फ्लाइंग में हेल्प कर रही हैं दोनों ही विंग्स, ठीक है। चाहे वो बर्ड्स की विंग्स हो चाहे वो इंसेक्ट्स की विंग हो, वो किस में हेल्प कर रही है, वो फ्लाइंग के अंदर हेल्प कर रही हैं, यानी कि वो उड़ने के अंदर काम कर रही है। बेशक से इनका ओरिजिन अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन इनका फंक्शन क्या है, सेम है। अब देखो फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड पेंगुइन, ठीक है, जो डॉल्फिन और पेंगुइन के जो फ्लिपर्स है दोनों किस में हेल्प कर रहे हैं बच्चे, ये हेल्प कर रहे हैं आपके स्विमिंग के अंदर। तो इसका मतलब यहाँ पर भी स्ट्रक्चर क्या हो गई, अलग अलग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा, सेम। फाइलोक्लेड ऑफ ए पंशिया एंड लीफ ऑफ एनी अदर प्लांट, यानी कि देखो फाइलोक्लोड क्या होगा बच्चे, ये तो क्या है, स्टेम है पंशिया का, ठीक है, और लीफ ऑफ एनी अदर प्लांट, सारे के सारे ये फाइलोक्लेड किस में हेल्प कर रहा है बच्चे, फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। और जो दूसरे प्लांट की जो लीफ है ये भी किस में हेल्प करती है बच्चे, फोटोसिंथेसिस के अंदर भी हेल्प करती है, ठीक है। आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड एनी अदर मैमल, ठीक है, यानी कि दोनों की जो आई वो किस में हेल्प करती है बच्चे, विजन के अंदर हेल्प करती है। बेशक से जो ऑक्टोपस की आई, और अगर मैं अपनी आई आंख के बारे में बात करूं तो इसका मतलब क्या होगा, इनके रेटिनल अरेंजमेंट है, ठीक है, इनका जो रेटिना का जो अरेंजमेंट है वो तो अलग अलग है, लेकिन फंक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई। और देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो क्लोरोगोगन सेल्स ऑफ अर्थवॉर्म, क्लोरोगोगन सेल्स ये अर्थवॉर्म के अंदर सेल्स होती हैं बच्चे, और ये क्या करती हैं, अमोनिया को किसके अंदर कन्वर्ट कर देती है, यूरिया के अंदर। और हमारे अंदर अमोनिया को यूरिया के अंदर कौन कर देता है, लीवर, यानी कि साइकिल के थ्रू करता है बच्चे, ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू, ठीक है, ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू, यानी कि यहाँ पर तो लीवर ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, पे क्लोरागोगन सेल्स ऑफ अर्थवॉर्म ये फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ऑर्निथिन साइकिल हम उसको बोलते हैं अगर हमारे अंदर लीवर अमोनिया जो कि हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको यूरिया के अंदर कन्वर्ट करता है, इसका मतलब फंक्शन यहाँ पर क्या माना गया है, सेम माना गया है, ठीक है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, अब जो पोटैटो बच्चे ये क्या है, स्टेम की मॉडिफिकेशन है, स्वीट पोटैटो क्या है बच्चे, ये रूट है, और दोनों ही क्या हैं बच्चे, ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं, दोनों ही क्या हैं बच्चे, ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई तो जल्दी से इसको आप क्लिक कर लीजिए। मैं पिछली वाली स्लाइड कर लेती हूँ, शायद मैंने आपको टाइम नहीं दिया था, ठीक है, पिछली वाली स्लाइड को जल्दी से आप यहाँ पर नोट डाउन कीजिए, ऑल राइट। और फिर उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एनालॉगस ऑर्गन के बारे में। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की डेफिनेशन लिख लीजिए यहाँ पे कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स evolve to perform same function, ठीक है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर दे आर इवोल्व टू परफॉर्म द सेम फंक्शन, ठीक है, ड्यू टू द सिमिलर हैबिटेट, ड्यू टू द सिमिलर हैबिटेट। ड्यू टू द सेम हैबिटेट, ठीक है। तो ये सारी की सारी थी एनालॉगस ऑर्गन, ड्यू टू सेम हैबिटेट। और देखो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये क्या होगा, मैं यहीं पर लिख देती हूँ, ठीक है, जो पूछा जाता है बच्चे, जो पूछा जाता है कि जो एनालॉगस जो ऑर्गन है वो किस टाइप का एवोल्यूशन शो करते हैं, ये शो करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन,
ठीक है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। और अगर मैं बात करूं पीछे होमोलोगस ऑर्गन की, तो होमोलोगस ऑर्गन किस टाइप का एवोल्यूशन शो करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो आपसे एग्जाम्पल पूछ लेंगे और एग्जाम्पल्स में आपसे ये भी दे देंगे कि कौन सा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करता है और कौन सा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, जल्दी से आपने स्नैप ले लिया होगा यहाँ पर। ठीक है, इसका स्नैप ले लिया होगा आपने। और फिर हम बात करते हैं अभी नेक्स्ट ऑर्गन की, जैसे कि वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, आपने इसके बारे में डेफिनेशन जरूर से जरूर सुनी होगी। ठीक है, 11th के अंदर 10th के अंदर बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं। तो वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है बच्चे, वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है ये वो ऑर्गन्स है, ठीक है, जो हमारे एंसेस्टर्स के अंदर तो फंक्शनल थे, हमारे एंसेस्टर्स के अंदर या फिर रिलेटेड एनिमल्स के अंदर तो फंक्शनल थे, लेकिन हमारी बॉडी जब इवॉल्व हो गई, ठीक है, तो इनका कोई भी रोल नहीं रह जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन, तो इसका मतलब क्या है, हम कहीं ना कहीं उन्हीं से मतलब इवॉल्व हुए। तो वेस्टिजियल ऑर्गन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, और ऐसा नहीं है कि 4 या 5 वेस्टिजियल ऑर्गन होंगे हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर मोर देन 100 वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। हमारी बॉडी के अंदर मोर देन 100 वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, तो देखो वेस्टिजियल ऑर्गन की यहाँ पर हम डेफिनेशन के बारे में लिखते हैं कि वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं। तो वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या है, दीज आर, डेफिनेशन लिखो, दीज आर rudimentary structure, these are rudimentary structure that are non-functional, in our body, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, नॉन फंक्शनल है। ठीक है, तो दीज आर rudimentary structure that are non-functional in our body but may be functional in our ancestor or related animals। क्या तो हमारे पूर्वज के अंदर या फिर रिलेटेड एनिमल्स के अंदर ये क्या है बच्चे, प्रेजेंट होंगी, यानी कि फंक्शनल होंगी। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूं तो आपने सुना भी होगा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, आपने बहुत बार सुना होगा, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, देखो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जब आपने डाइजेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके बारे में पढ़ा होगा कि जो सिक्कम है, सिक्कम से ही अराइज होती है एक स्ट्रक्चर जिसको हमने बोला है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में पहले क्या होता था बच्चे, सेलुलोज का डाइजेशन। ठीक है, पहले हम सेलुलोज खाते होंगे तो सेलुलोज का डाइजेशन होता होगा, तो लेकिन अब हम सेलुलोज खाते नहीं है। ठीक है, मतलब खाते हैं लेकिन हमारे अंदर अब वो डाइजेशन नहीं, रिक्वायरमेंट है किसकी, सेलुलोज की, यानी कि सेलुलोज का डाइजेशन अब हमारे अंदर नहीं होता है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर किसका डाइजेशन होता था बच्चे, सेलुलोज का डाइजेशन। तभी तो बोलते हैं हमारे अंदर किसका डाइजेशन नहीं होता, सेलुलोज का, क्योंकि जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अब ये क्या हो गई, नॉन फंक्शनल यानी कि वेस्टिजियल। ठीक है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन को बच्चे हम थर्ड आईलिड भी बोलते हैं। ठीक है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, थर्ड आईलिड। अगर मैं जैसे कि आंख यहाँ पर बनाऊं तो यहाँ पर आपको एक रेड लाइक जैसे स्ट्रक्चर दिखेगी। ठीक है, जिसको हमने बोला है क्या, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जो हमारे अंदर बहुत मतलब नॉन फंक्शनल है। लेकिन अगर जब आप एक्वाटिक के बारे में, एम्फीबियंस के बारे में बात करोगे तो ये प्रॉपर क्या करती है, इसको कवर कर लेती है आंख, और जो किस में हेल्प करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी वाटर से। किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी, प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर। ठीक है, तो अब हम पानी में के अंदर तो रहते नहीं है। ठीक है, तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है।
मसल ऑफ ईयर पिना, ये एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, ठीक है, मसल ऑफ ईयर पिना, ठीक है। अब देखो ईयर पिना, हम अपने ईयर पिना की जो मसल्स है उनको मूव नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन अपने हाथ से तो मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे डॉग के अंदर, बैफेलोज के अंदर, काऊ के अंदर, तो वो अपने ईयर जो मसल्स हैं, पिना की जो मसल्स हैं, उनको मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर द परसीविंग ऑफ द साउंड। लेकिन हमारे अंदर नेक डेवलप हो गई है तो इसका ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये भी वेस्टिजियल हो गई है। कैनाइन टूथ एंड विजडम टूथ, ठीक है, देखो जो कैनाइन टूथ एंड विजडम टूथ है, यहाँ पर जो कैनाइन टूथ क्या है बच्चे, ये शार्प जो कार्निवोर के अंदर बहुत अच्छे से डेवलप्ड होता है, ठीक है, कार्निवोर के अंदर बहुत अच्छे से डेवलप्ड होता है, तो ये भी क्या है बच्चे, वेस्टिजियल है। विजडम टूथ को हम थर्ड मोलार भी बोलते हैं, विजडम टूथ को हम क्या बोलते हैं, थर्ड मोलार भी बोलते हैं। निपल्स इन मेल, यानी कि निपल्स कोई भी फंक्शनल नहीं है मेल के अंदर निपल्स का, क्योंकि इनका कोई रोल नहीं है किसके अंदर, नो रोल इन फीडिंग, ठीक है। टेल बोन, तो ये एग्जाम्पल 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये एग्जाम्पल 6, टेल बोन, ठीक है। जैसे आपको पता होगा, आप जब अपने वर्टिब्रीज पढ़े होंगे तो वहाँ पे कॉक्सिजल आपने पढ़ा होगा, 4 वर्टिब्रा जो फ्यूज होके एक छोटी सी बोन बनती है जिसको हम कॉक्सिजल बोलते हैं, ऑलराइट, कॉक्सिक बोलते हैं। तो ये एप्स के अंदर बहुत अच्छे से डेवलप्ड होती है, हमारे अंदर डेवलप नहीं होती। बॉडी हेयर, जैसे कि पहले अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपने देखा होगा एप्स के अंदर, तो जो बॉडी हेयर है बहुत अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, थिक होते हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हमारे अंदर अब इनका इतना रोल नहीं है। अगर मैं बात करूं पाइथन स्नेक की, ठीक है, जो पाइथन स्नेक है, पाइथन स्नेक के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो हिप जॉइंट कौन बनाता है, यानी कि फीमर, तो फीमर है एंड पेल्विक गर्डल है, ठीक है, फीमर और जो पेल्विक गर्डल है जो हिप जॉइंट बनाता है, ये पाइथन स्नेक के अंदर क्या है बच्चे, हाईली रिड्यूस्ड है, लेकिन हमारे अंदर तो बहुत अच्छे से डेवलप्ड होते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, रेप्टाइल से, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, वेस्टिजियल ऑर्गन के, और इतने एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है और ये इनफ है, इससे ज़्यादा आपको एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान में नहीं रखना है। ये वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब है ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे एंसेस्टर के अंदर अच्छे से डेवलप हैं, हमारे अंदर डेवलप नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर अब इनका कोई काम भी नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, मसल्स ऑफ ईयर पिना, निपल्स इन मेल, टेल बोन, बॉडी हेयर एंड पाइथन स्नेक के अंदर जो फीमर एंड पेल्विक गर्डल है वो हाईली रिड्यूस्ड है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्नैप लीजिए और फिर हम बात करेंगे आगे। तो जैसे पहले जो कैनाइन टूथ है यहाँ पर कार्निवोर के अंदर डेवलप हो गया है। विजडम टूथ है, विजडम टूथ के अंदर, ये विजडम टूथ किस में हेल्प करता था बच्चे, च्यूइंग के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। तो अब हमारी फूड हैबिटेट क्या हो गई है, फूड हैबिट क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अगर फूड हैबिट चेंज हो गई तो हम अभी च्यूइंग की इतनी ज़्यादा हमें क्या है ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, हम कार्निवोर तो है नहीं, हमें फाड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या हो गई है, चीज़ें चेंज हो गई हैं और हमारे अंदर इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें डेवलप्ड नहीं है। तो जल्दी से इसको लिखिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एटाविज्म की, रिवर्जन की। देखो एटाविज्म या फिर रिवर्जन, एटाविज्म या फिर रिवर्जन का मतलब क्या है, यानी कि रिवर्जन यानी कि ये जो चीजें जो गायब हुई थी, ठीक है, ये सडन, आपने देखा होगा किसी किसी बच्चे के अंदर कोई टेल बेबी पैदा हो जाता है, ठीक है, कोई कोई ऐसा भी होता है पर्सन जो अपने कान को ऐसे मतलब बिना टच किए मूव कर सकता है, ठीक है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा इधर घुमा देगा, लेकिन हाँ वो उसका जो कान है, जो ईयर जो मसल्स हैं पिन्ना की, वो क्या होती हैं, मूवेबल होती हैं, ऑलराइट। तो
एटाविज्म यानी कि रिवर्जन, रिवर्जन का मतलब क्या है, सडन रीअपियरेंस ऑफ लॉन्ग लॉस्ट एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जो गायब हो चुके हैं, ठीक है, जिनका कोई भी रोल नहीं है अब ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर, वो गायब हो चुके हैं लेकिन सडन रीअपियर कर जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एटाविज्म बोलते हैं यानी कि रिवर्जन बोलते हैं। तो इसको अगर आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखवाऊं तो मैं, सडन, जैसे मेरा भाई कान की जो मसल से, ये मसल्स है वो उसको अपने आप मूव कर देता है, ठीक है, तो सडन रीअपियरेंस, तो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, सडन रीअपियरेंस ऑफ लॉन्ग लॉस्ट एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, ठीक है, मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जो पहले, मतलब अब एकदम से वापस आ गए। तो एग्जाम्पल क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं यहाँ पर, तो टेल इन द न्यू बॉर्न बेबीज, ठीक है, एकदम से क्या हो गई, एक न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर यहाँ पे आपको टेल देखने को मिलेगी, ठीक है, टेल इन न्यू बॉर्न बेबीज, ठीक है। किसी किसी पर्सन के अंदर कोई कोई ऐसा बच्चा होता है, बच्चे मतलब जो अपने पीना की मसल्स को मूव करता है, ठीक है, तो मतलब, तो ये मतलब वेस्टिजियल का एक सेंस में आप देखो तो ऑपोजिट है। वेस्टिजियल के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो अब नॉन फंक्शनल हो गए, अब ये रीअपियर कर जाते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर आपको वेस्टिजियल ऑर्गन समझ में आए तो एटाविज्म यानी कि रिवर्जन है। रिवर्जन का मतलब है सडन रीअपियरेंस, ठीक है, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स रीअपियर कर गए। तो एग्जाम्पल है टेल इन द न्यू बॉर्न बेबीज, ठीक है, फंक्शनल ईयर पीना मसल्स। और अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा किसी किसी के जो कैनाइन होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। आप बोलते हो कि वैम्पायर है क्या, मतलब पहले केस के अंदर तो कैनाइन लेस डेवलप होंगे, जैसे हमारे कैनाइन्स हैं वो लेस डेवलप है, लेकिन किसी किसी के पर्सन के जो कैनाइन्स है वो वेल डेवलप्ड है। ऐसा नहीं हो इतने लंबे हो जाएंगे, लेकिन हाँ शार्प मिलेंगे आपको देखने में। तो लॉन्ग एंड पॉइंटेड कैनाइन टीथ और थिक बॉडी हेयर, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन होता है बच्चे मतलब बच्चा पैदा होता है जिसके बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, ठीक है, जिसको हम लायंस बेबी कहते हैं, ठीक है, लायंस बेबी भी हम उसको बोलते हैं। एकदम से देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा गहरे बाल आगे, मतलब आप सिंपल सी बात है, ऐसा जो कोई भी मतलब आप ये समझो कि ऐसा कैरेक्टर है जो कि रिसेसिव था बहुत टाइम से, लेकिन वो सडन क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, और डोमिनेंट हो गया तो उसने अपने आप को क्या कर दिया है, एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया है, ठीक है, उसने अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया है। तो ये है आपका बच्चे एटाविज्म यानी कि रिवर्जन। तो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, एटाविज्म यानी कि रिवर्जन। और फिफ्थ हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टिंग लिंक के बारे में। जल्दी से इसकी आप स्नैप लीजिए और फिर हम बात करेंगे कनेक्टिंग लिंक के बारे में। कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या होता है कि वो एनिमल्स होते हैं जो कि कैरेक्टर शो करते हैं दो ग्रुप्स के, ठीक है, दीज आर द एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म दैट शोज कैरेक्टर्स ऑफ टू ग्रुप्स, उसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक का मतलब है कि ये अभी भी लिविंग है, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या है, ये अभी भी लिविंग है। तो जल्दी से आप लिखिए फिफ्थ कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक के अंदर आप क्या लिखोगे, कनेक्टिंग लिंक के अंदर आप लिखोगे दीज आर द एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स दैट शोज, animals or organism that shows characters of two group, ठीक है, दो ग्रुप के कैरेक्टर शो करते हैं। ऑलराइट, और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल की, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है पैरीपेटस, ठीक है। हो सकता है आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया गया है कनेक्टिंग लिंक के इतने सारे एग्जाम्पल, लेकिन हाँ ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपने कहीं ना कहीं तो सुने होंगे। आपने 11th अगर ढंग से पढ़ी है, अगर 11th का डब्बा गोल नहीं है तो कुछ ना कुछ तो चीजें आपको समझ में आएंगी। पैरीपेटस, जो पैरीपेटस है बच्चे, ये कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। पैरीपेटस क्या है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक
किस किस के बीच में कनेक्टिंग लिंक है? ये कनेक्टिंग लिंक है एनिलिडा, मतलब ये जो पेरिपेटस है ये एनिलिडा के भी कैरेक्टर शो करता है और आर्थ्रोपोडा के भी कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं नियोपिलेना की तो ये भी क्या है बच्चे? कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक का मतलब कि अभी भी लिविंग है। ठीक है, इट इज कनेक्टिंग लिंक। किस किस के बीच में कनेक्टिंग लिंक है? ये है किसके बीच में? एनिलिड। सिर्फ एग्जाम्पल आप एक दो लिख लीजिए अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एनिलिडा एंड मोलस्का। ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते हो कि हाँ जी मोलस्का कहाँ से आए? आपके एनिलिडा से ही ये सारी की सारी चीजें इवोल्व हुई है। बैलेनोग्लोसस किस किस के बीच में कनेक्टिंग लिंक है? इट इज अ कनेक्टिंग लिंक। किस किस के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक है? ये कनेक्टिंग लिंक है किस किस के बीच में? बिटवीन हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ये आपको नाम सुने सुने लग रहे हैं? हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, कुछ जाना पहचाना लग रहा है कि एक दो साल में ही पढ़े होंगे ये चीजें, सदियों पुरानी बातें नहीं होंगी ये। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स बच्चे कनेक्टिंग लिंक नहीं है। सबसे पहली बात ये क्या है? मिसिंग लिंक। ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। आर्कियोप्टेरिक्स ये मिसिंग लिंक है। मिसिंग लिंक का मतलब क्या? इसके फॉसिल्स मिले हैं जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी से इसके फॉसिल्स मिले हैं, लिविंग नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग मिसिंग लिंक। हम क्या नहीं कह रहे इसको? कनेक्टिंग लिंक नहीं कह रहे। और ये किस किस के बीच में मिसिंग लिंक है बच्चे? ये मिसिंग लिंक है बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर शो करता है आर्कियोप्टेरिक्स एंड बर्ड्स के भी कैरेक्टर शो करता है। अगर आपने, मैं मान ही नहीं सकती आपने ये ना सुना हो आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में, तो जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो। इसका मतलब हाँ जी कि आप भी उतना ही क्या हो, एंगेजिंग हो इसके अंदर। ठीक है, प्लैटिपस या फिर आप लिख सकते हो एंड स्पाइनी एंड ईटर। ठीक है, स्पाइनी एंड ईटर। ठीक है, स्पाइनी। और ये किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है? ये कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। रेप्टाइल प्रोटोथीरियन से बच्चे दोनों के दोनों। ठीक है, मतलब मैमेल रेप्टिलियन कैरेक्टर क्या है? क्लोइका प्रेजेंट है। ठीक है, एग लेइंग है। अगर मैं मैमेलियन कैरेक्टर की बात करूं तो बॉडी हेयर प्रेजेंट होंगे और डायफ्राम प्रेजेंट होगा, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होंगी। तो दोनों के ही कैरेक्टर्स यहाँ पे शो करते हैं। तो हम मान सकते हैं कहीं ना कहीं से जो मैमल्स का जो ओरिजिन है, जो मैमल्स का जो एवोल्यूशन है वो कहाँ से हुआ है? रेप्टाइल से हुआ है। ऑलराइट, तो ये सारी की सारी क्या है बच्चे? कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स को हम और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि आपके बुक के अंदर मेंशन है, और जो भी एनसीईआरटी के अंदर आपको हल्की सी चीज मेंशन है वो तो हम डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, तो कनेक्टिंग लिंक मतलब ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो दो ग्रुप्स के कैरेक्टर शो करता है, पेरिपेटस, नियोप्लिना, बैलेनोग्लोसस, आर्कियोप्टेरिक्स, प्लैटिपस एंड स्पाइनी एंटीटर। ठीक है, ये प्लैटिपस ये आपने पढ़ा भी होगा, डक बिल्ड प्लैटिपस, ऑर्निथोरिंकस। ठीक है, मैमल्स के अंदर आपने पढ़ा होगा 11th के अंदर। बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा नीट के अंदर भी प्लैटिपस से पूछा जाता है क्योंकि ये एक्सेप्शन है। ठीक है, एंड स्पाइनी एंटीटर हो गया, दोनों कनेक्टिंग लिंक है। लेकिन यहाँ पर मैंने इसको बॉक्स बना दिया है, ये कनेक्टिंग लिंक नहीं है बच्चे, ये क्या है? मिसिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक नहीं है, ये क्या है? मिसिंग लिंक है। ठीक है, क्योंकि इसके फॉसिल्स मिले हैं, ये लिविंग नहीं है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। तो अब यहाँ पर हमारा क्या खत्म होता है? यहाँ पर हमारा खत्म होता है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस के अंदर हमने 5 चीजें पढ़ी हैं। कौन कौन सी 5 चीजें पढ़ी थी? नंबर 1 होमोलोगस ऑर्गन, नंबर 2 एनालॉगस ऑर्गन, नंबर 3 वेस्टिजियल ऑर्गन, एटाविज्म, और 5th हो गया है आपका कनेक्टिंग लिंक। और ये 5th
था, क्या था आपका कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, तो एक एविडेंस हमारा मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस खत्म हो गया है। सेकंड एविडेंस करते हैं, और सेकंड एविडेंस है कौन सा, बायोकेमिकल एविडेंस। अगर हम ऑर्गेनिजम्स के बायोकेमिस्ट्री के बारे में स्टडी करें तो हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं कि हाँ जी, कि ये भी एनिमल है, वो यहाँ से भी इवॉल्व हुआ है, कि ये एवोल्यूशन का मतलब ये लाइन थी। जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसकी स्नैप लीजिए। फिर आप कहोगे कि मैम आप ब्रेक तो देते ही नहीं हो, फिर हम लिखेंगे कैसे। फिर हम बात करते हैं आगे की, और आगे होगा हमारा एटाविज्म हो गया है, कनेक्टिंग लिंक हो गया है, बायोकेमिस्ट्री के एविडेंस के बारे में। ठीक है, ऑलराइट। चलो, तो जल्दी से अब आप लिख लीजिए बायोकेमिकल एविडेंस के बारे में। अब देखो, हम अगर बायोकेमिस्ट्री स्टडी करते हैं ना, इफ वी स्टडी बायोकेमिस्ट्री ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स, तो हमें पता चलता है किसके बारे में, एवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री ये सेकंड एविडेंस है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री ऑफ studying biochemistry of various organisms tells about the evolution history. Study of biochemistry of various organisms tells about the एवोल्यूशन हिस्ट्री। एवोल्यूशन हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत कुछ पता चलता है। ठीक है, और अब आपके यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, जितने भी जो एविडेंस है ना, ये जितने भी एविडेंस है ये आपको किसके बारे में बताते हैं, ये बताते हैं कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ। तो जो मेन जो चीज़ें थी वो होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन के बारे में था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि एक एग्जाम्पल दे देंगे और आपसे पूछेंगे हाँ जी बताइए ये कौन से एविडेंस का एग्जाम्पल है। तो बायोकेमिस्ट्री के अगर बारे में हम स्टडी करें तो ये आपको बहुत कुछ चीज़ें पता लगा सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, आपने एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ा होगा। किसके बारे में पढ़ा होगा, एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ा होगा, बहुत सारे फाइलम्स के बारे में पढ़ा होगा। तो अगर मैं बात करूँ पोरीफेरा से लेके कॉर्डेट्स तक, ठीक है, किसकी बात करूँ मैं, अगर पोरीफेरा टू कॉर्डेट, ठीक है, अगर मैं पोरीफेरा टू कॉर्डेट की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो दो एंजाइम्स तो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। कौन कौन से एंजाइम देखने को मिलेंगे, ट्रिप्सिन और अमाइलेज। ठीक है, पोरीफेरा, निडेरिया, ठीक है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थिस, स्कैलमेंथिस, मतलब पूरे के पूरे फाइलम के अंदर जो आपने 11 फाइलम पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, ठीक है, तो सबके अंदर ट्रिप्सिन और क्या है आपको अमाइलेज देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो लिंक है। ऑलराइट, अब मैं बात करूं थायरोक्सिन हार्मोन की। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन अगर मैं बात करूं किसकी, कि टैडपोल के मेटामॉर्फोसिस के लिए, ठीक है, टैडपोल के मेटामॉर्फोसिस, यानी कि अगर जो फ्रॉग के लार्वा को अगर अडल्ट बनना है, मेटामॉर्फोसिस, अगर फ्रॉग के लार्वा को अडल्ट बनना है तो थायरोक्सिन हार्मोन रिक्वायर्ड रहता है जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और हमारे अंदर भी थायरोक्सिन हार्मोन प्रेजेंट होता है। ट्राइआइडोथायरोनिन, टेट्राइडोथायरोनिन को थायरोक्सिन बोला था, जो कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है ना, बहुत सारे मतलब फंक्शन थे। तो यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन भी रिक्वायर्ड है। और ये किसके बारे में बात हो रही है, ये तो एम्फीबियंस के बारे में बात हो रही है कि एम्फीबियंस के अंदर भी वहां
पर थायरोक्सिन हार्मोन की रिक्वायरमेंट थी। लार्वा, जो फ्रॉग का जो लार्वा था जिसको हमने टैडपोल बोला था, उसके मेटामॉर्फोसिस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट थी? थायरोक्सिन हार्मोन की, ठीक है। और हमारे अंदर भी थायरोक्सिन हार्मोन प्रेजेंट होता है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लिंक है। ऑलराइट, अगर मैं बात करूं कि ब्लड एंड लिम्फ कंपोजिशन इन वर्टिब्रेट्स, तो अगर मैं इनकी ब्लड एंड लिम्फ की कंपोजिशन की बात करूं वर्टिब्रेट्स के अंदर, और अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो सबके अंदर क्या है बच्चे? सेम है, ठीक है, सबके अंदर क्या है? सेम है। अगर मैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करूं, मैन के अंदर भी और एप्स के अंदर भी, तो सबके दोनों के अंदर ही क्या मिलेगा बच्चे? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यूकैरियोट्स की, अगर मैं यूकैरियोट, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, ठीक है, जब मैं जो हाइड्रा के माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं स्टडी करूं, या फिर अगर मैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करूं, सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी करूं, प्रोटोप्लाज्म की स्टडी करूं, तो सबकी क्या होगी बच्चे? यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको सेम देखने को मिलेगी। स्ट्रक्चर क्या होगी? आपको सेम देखने को यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। नाइट्रोजिनस वेस्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, किसकी बात कर रही हूं मैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अडल्ट फ्रॉग, ठीक है, अगर मैं अडल्ट फ्रॉग एंड ह्यूमन बीइंग की बात करूं, तो इनके अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है बच्चे, नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होता है? यूरिया। क्या होता है बच्चे? यूरिया, ठीक है, क्या होता है? यूरिया। और अगर मैं बात करूं किसकी? बोनी फिश की एंड टैडपोल की, ठीक है, अगर मैं किसकी बात करूं? मैं बोनी फिश की बात करूं और फ्रॉग के लार्वा की बात करूं, यानी कि टैडपोल की अगर मैं बात करूं, तो इनके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट आपको क्या देखने को मिलेगा? अमोनिया देखने को मिलेगा, ठीक है। और ह्यूमन डीएनए, ठीक है, जो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है दैट इज ह्यूमन डीएनए। जो चिंपैंजी का जो डीएनए है और ह्यूमन डीएनए है, उसके अंदर सिर्फ 1.8% जो बेस पेयर का डिफरेंस है। भी बात समझ रहे हो? मतलब डीएनए के अंदर जो बेस पेयर है ह्यूमन का और चिंपैंजी का 1.8% डिफरेंस है। कितना सिर्फ परसेंट डिफरेंस है? 1.8%। और बाकी सारा का सारा बेस पेयर क्या है? सेम है, ठीक है। बाकी सारे के सारे जो बेस पेयर हैं वो क्या है? सेम है। तो ह्यूमन डीएनए हैज 1.8% बेस डिफरेंट फ्रॉम द चिंपैंजी। तो ये क्या बताता है कि हाँ जी, हम कहाँ से इवॉल्व हुए हैं? हम कहाँ से इवॉल्व हुए हैं? किससे? चिंपैंजी से, एप से, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे और कल हम इसके एविडेंसेस को खत्म करेंगे, ठीक है। ब्लड प्रोटीन्स के बारे में आप देखोगे तो ब्लड प्रोटीन्स में भी आपको यही कुछ देखने को मिलेगा। ब्लड प्रोटीन्स के बारे में भी आपको ये बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बायोकेमिकल एविडेंसेस हो गया। स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स टेल्स अबाउट द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, वेरियस एंजाइम्स, ट्रिप्सिन और अमाइलेज, पोरीफेरा टू कॉर्डेट की अगर मैं बात करूं, थायरोक्सिन हार्मोन, ब्लड और लिम्फ की कंपोजिशन की बात करूं, चाहे फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करूं, माइटोकॉन्ड्रिया और अदर सेल ऑर्गेनेल्स की अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। तो बता रहे हैं अडल्ट फ्रॉग के अंदर भी यूरिया है और ह्यूमन के अंदर भी यूरिया, तो ये कॉमन एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। बोनी फिश और टैडपोल के अंदर अमोनिया है, नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। और ह्यूमन डीएनए तो ये तो साइंटिफिकली प्रूवन भी है। ऑलराइट, तो ये था हमारा बायोकेमिकल एविडेंस और ये था हमारा बच्चे बायोकेमिकल एविडेंस, जिसके अंदर हमने ये सारी की सारी चीजें पढ़ी हैं। तो हमने यहाँ तक 2 एविडेंस किए, हमने मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस किया, हमने बायोकेमिकल एविडेंस किया, ठीक है। बाकी 3 जो एविडेंस है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस और जियोग्राफिकल एविडेंस, हम कल करेंगे। और कल ही हम एक और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को और डिटेल में करेंगे, एडेप्टिव रेडिएशंस को और डिटेल में करेंगे। और आप जल्दी से मुझे क्वेश्चंस बता दीजिए, जल्दी से मुझे क्वेश्चंस के बारे में बताइए यहाँ पर, ठीक है, कि आपको कुछ पल्ले पड़ा है या नहीं। देखो, ये तो चैप्टर आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा चैप्टर तो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस स्ट्रक्चर। एनालॉगस स्ट्रक्चर आपको क्या पता चलती है? एनालॉगस स्ट्रक्चर यानी कि फंक्शन सेम होना चाहिए।
फंक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और क्वेश्चन पूछा है नोट, तो इसका मतलब देखो आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स दोनों ही किस में हेल्प करती हैं, विजन के अंदर, यानी कि फंक्शन सेम है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन ये किस में हेल्प करते हैं बच्चे, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, फंक्शन सेम है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो और पोटैटो की अगर मैं बात करूं, स्वीट पोटैटो क्या है आपका, रूट का मॉडिफिकेशन है। पोटैटो क्या है बच्चे, स्टेम का, लेकिन दोनों ही क्या है, फूड स्टोरेज का काम करते हैं। किसका काम करेंगी, फूड स्टोरेज। लेकिन इनका फंक्शन देखो, माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच एंड मस्किटो, कॉकरोच का जो माउथ पार्ट है वो कैसा होता है बच्चे, बाइटिंग का एंड चिविंग का, ठीक है। लेकिन अगर मैं मस्किटो की बात करूं तो ये कैसा होता है बच्चे, सकिंग एंड पियर्सिंग। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स वन करेक्ट एग्जांपल ईच ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे एग्जांपल्स इन्वॉल्व है, इसके अंदर सारे के सारे एग्जाम्पल्स है इन्वॉल्व। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कौन शो करेगा, आप इस तरीके से कर लेना, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करेगा एनालोगस ऑर्गन, ठीक है, कैसा ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कौन शो करेगा, होमोलोगस ऑर्गन। अब होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन को आप ध्यान से करना, और ये आपका होमवर्क है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे एग्जाम्पल्स होमोलोगस के और एनालोगस के इन्वॉल्व है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जल्दी से बताओ, ये है बोगनविलिया यानी कि थॉर्न ऑफ बोगनविलिया, और ये है टेंड्रिल ऑफ क्यूकरबिटा, ठीक है। तो देखो ये भी क्या है बच्चे, एक्सिलरी बर्ड है, ठीक है, ये भी क्या है, एक है एक्सिलरी बर्ड। लेकिन यहाँ पर ये जो एक्सिलरी बर्ड है, जो थॉर्न है, ये किस में हेल्प कर रहा है, प्रोटेक्शन के अंदर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो टेंड्रिल है, टेंड्रिल किस में हेल्प कर रहा है बच्चे, यहाँ पर क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है। और ये किसका एग्जाम्पल हो गया, अगर ये फंक्शन अलग अलग है, ऑरिजिन अलग अलग है, सॉरी फंक्शन अलग है, ऑरिजिन और स्ट्रक्चर सेम है, तो रिप्रेजेंट करेगा होमोलोगस ऑर्गन को। और होमोलोगस ऑर्गन किसको रिप्रेजेंट करता है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को, किसको रिप्रेजेंट करता है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चे, ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल बताना है, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या है, ऑरिजिन सेम, ऑरिजिन एंड स्ट्रक्चर, ऑरिजिन और स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंट, ठीक है। अब देखो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और बर्ड्स दोनों ही किस में हेल्प करेंगी, फ्लाइंग के अंदर। आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स दोनों ही देखने का काम करेंगी। स्वीट पोटैटो और पोटैटो ही खाने का काम करेंगे, ठीक है, यानी कि फूड स्टोरेज का काम करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, थॉर्न की, तो ये किस में हेल्प करेगा, प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। ऑरिजिन से अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, तो आप फंक्शन से कर लेना, फंक्शन बहुत आसान रहता है। टेंड्रिल ऑफ क्यूकरबिटा यानी कि ये क्या हो गया, क्लाइंबिंग। अगर फंक्शन सेम होता तो ये तीनों एनालोगस ऑर्गन होते, यहाँ पे फंक्शन डिफरेंट है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, होमोलोगस ऑर्गन का। ऑरिजिन और स्ट्रक्चर आपको सेम समझ में ना आए तो फंक्शन से आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन का मुझे बताओ, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, ये भी स्विमिंग फ्लाइंग के अंदर काम आएगी। फ्लिपर स्विमिंग में आएंगी। आई ऑफ ऑक्टोपस विजन में आएगा। लेकिन हाँ, वेल्स के फोरलिम्स का काम अलग होगा, बैट के फोरलिम्स का काम अलग है, चीता के फोरलिम्स का काम अलग है, ह्यूमन के फोरलिम्स का फॉर एग्जांपल ये हेल्प करेगा किसके अंदर। मैं सारे के सारे फंक्शन से ही करा के देख रही हूँ। होल्डिंग, चीता यानी कि रनिंग, ठीक है, बैट यानी कि फ्लाइंग, और वेल यानी कि स्विमिंग, यानी कि यहाँ पर फंक्शन अलग अलग है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो द गिवन फिगर शोज एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, ये है विंग्स, किसकी विंग्स, बटरफ्लाई की, और विंग्स ऑफ बर्ड्स, काम दोनों का किन का है, उड़ने का। ठीक है, और उड़ने का काम है यानी कि फंक्शन सेम है, फंक्शन सेम है तो एनालोगस ऑर्गन है। ठीक है,
Next, the eyes of the octopus and eyes of the cat show different patterns of structure, but they perform similar function. सिमिलर फंक्शन है तो इसका मतलब क्या होंगे बच्चे, ये होंगे एनालोगस ऑर्गन, और एनालोगस ऑर्गन किसको रिप्रेजेंट करता है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को। एनालोगस ऑर्गन किसको रिप्रेजेंट करता है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को, ठीक है। तो होमोलोगस तो आप हटा दीजिए पहले, एनालोगस ऑर्गन किसको रिप्रेजेंट करेगा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। Which of the following is not a result of convergent? Convergent evolution मतलब यानी कि उसको कैसा होना चाहिए, एनालोगस होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा बच्चे, फंक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे पूछा क्या है, नोट पूछा हुआ है, ठीक है। तो टेंड्रिल और थॉर्न एंड टेंड्रिल ऑफ बोगनविलिया, आइज ऑफ द ऑक्टोपस, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्या आप कर सकते हो इसको, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको भी नहीं करोगे तो इसका मतलब है आपको क्लास समझ में ही नहीं आई, ठीक है। और फोर लिम्स ऑफ लिजर्ड कैट यूज्ड इन वॉकिंग, फोर लिम्स ऑफ व्हेल यूज्ड इन स्विमिंग, फोर लिम्स ऑफ बैट्स यूज्ड इन फ्लाइंग। मतलब फंक्शन अलग अलग है, तो यानी कि होमोलोगस ऑर्गन के ये एग्जाम्पल है। ऑलराइट, अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जाम्पल द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कौन शो करेगा, होमोलोगस ऑर्गन। डाइवर्जेंट तभी मैं कह रही हूँ, होमोलोगस डाइवर्जेंट, एनालोगस कन्वर्जेंट, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। अब देखो ये सारी की सारी चीजें बहुत आसान सी हैं। कौन सा होमोलोगस ऑर्गन, तो कर लोगे ना ये क्वेश्चन जल्दी से। मुझे 3 होमवर्क के क्वेश्चन दिए मैंने, क्योंकि जितने क्वेश्चंस करोगे रिलेटेड विद एग्जाम्पल्स तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मुझे बताना 10th का क्या है, और जो मैंने क्वेश्चंस दिए उनका क्या है। होमोलोगस ऑर्गन जिनका क्या है, ओरिजिन क्या होगा, सेम होगा, और फंक्शन क्या होगा बच्चे, डिफरेंट होगा। फंक्शन क्या होगा उनका, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये थे हमने यहाँ पर किए हैं 2 एविडेंसेस, 3 एविडेंसेस हम कल करेंगे, और हो सकता है थोड़ी सी क्लास को एक्सटेंड करके हम एक टॉपिक और ख़त्म कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, टेक केयर।